Assalamualaikum dear friends. Welcome back to my YouTube channel Chemistry Zone with Little Professor. I'm your chemistry teacher Mohammed Naeem from the Peace Group of Schools and Colleges. Basically, hope so. You will be doing very well inshallah. And basically, हम लोग ने क्लास सेकंड ईयर केमिस्ट्री मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर एक शुरू किया हुआ एंड दैट इज एच एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ट्रिकी एंड कह सकते हैं कुछ हद तक मुश्किल भी है. जाहिर है असल में मुश्किल चीज जो होती है ना वो एक्सेप्शंस होती हैं. यहाँ पे एक्सेप्शंस बहुत ज्यादा आ जाती है, तो एक्सेप्शंस को जाहिर है आपका जो एमसीक्यू आएगा और आपका जो क्वेश्चन आएगा वो एक्सेप्शन से ही आएगा. आपको जहां जहां पे तैयारी करनी है आपको एक्सेप्शंस को स्टडी करना पड़ेगा. तो एक्सेप्शंस, Zaire exception do exist where there is organic chemistry. So inorganic chemistry, there is exception. Where there is inorganic chemistry, there is exception. तो आज उसी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर नंबर 1 उसी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज इफेक्ट ऑफ हीट ऑन कार्बोनेट, नाइट्रेट एंड बाइकार्बोनेट. बेसिकली हम लोग ना यहाँ पे रेफरेंस लेंगे ग्रुप 1 एलिमेंट्स. तो उनके जो कार्बोनेट्स होते हैं ना वो हमारे पास होते हैं M2CO3. बेसिकली हमारे पास ये वाला होता है. नाइट्रेट जो होते हैं हमारे पास उसमें मेटल एटम एक होता है MnO3 और जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं उसमें हमारे पास क्या होता है, एक मेटल और एक बाइकार्बोनेट. अच्छा एक बात याद रखें, हमारी बुक के अंदर इनको हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखा हुआ, इनको बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट कह सकते हैं. ठीक है, इनको कह सकते हैं मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट कह सकते हैं. ठीक है, तो हम लोगों ने ना इनके ऊपर इफेक्ट ऑफ हीट को स्टडी करना. इफेक्ट ऑफ हीट के सामने ये थर्मली स्टेबल होते हैं या हीट जब इनको दी जाए तो क्या ये डिसोसिएट होते हैं या नहीं होते. अच्छा इनके अंदर आयनिक करैक्टर होता है या कोवेलेंट करैक्टर होता है. तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे जो है ना वो डिस्कस करने वाले हैं. बेसिकली बच्चे अगर हम लोग बात करें ना, हम लोग एक आयन लेते हैं. क्योंकि हमारे पास ये जो एनाइंस है ना, ये जो एनाइंस है, एक बात आपने याद रखनी है, अपने पास नोट करनी है कि एनाइन जो हमारे पास है ना ये दो टाइप के हमारे पास आते हैं. एक एनाइन होता है जो लार्जर साइज होता है और एक एनाइन ऐसा होता है जो हमारे पास स्मॉलर साइज होता है. अब लार्जर साइज एनाइन का क्या मतलब है, लाइक मेटल के साथ कोई कार्बोनेट मौजूद हो, लाइक मेटल के साथ कोई नाइट्रेट मौजूद हो, कोई मेटल के साथ बाइकार्बोनेट आयन मौजूद हो, कोई मेटल के साथ फॉस्फेट मौजूद हो, कोई मेटल के साथ सल्फेट मौजूद हो. तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ये लार्जर साइज के एनाइंस हैं. अच्छा जो स्मॉलर साइज के एनाइंस है हमारे पास, उसमें हमारे पास आता है फ्लोराइड, उसमें हमारे पास आता है क्लोराइड, उसमें हमारे पास आता है हाइड्रोक्साइड, उसमें हमारे पास आता है ऑक्साइड, उसमें हमारे पास आता है सल्फाइड. तो ये हमारे पास होते हैं ना ये स्मॉलर साइज के एनाइंस होते हैं. ठीक है, तो आपने ये बातें याद रखनी है कि एनाइन होता है स्मॉल साइज का भी होता है और लार्ज साइज का भी होता है. क्योंकि यहाँ पे जो हमें गिवन है ना ये तीनों जो हमारे पास कार्बोनेट है, नाइट्रेट है और बाइकार्बोनेट है, ये तीनों यहाँ पे कार्बोनेट, नाइट्रेट और बाइकार्बोनेट ये लार्जर साइज के एनाइंस होते हैं. और लार्जर साइज के एनाइंस याद रखें, फजान रोल ने इस चीज को डिटेल से एक्सप्लेन किया कि लार्जर साइज वाले जो एनाइंस है ना ये मेटल के साथ क्या बनाएंगे, मेटल के साथ हम कहते हैं दे विल फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड्स. ये कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं जब ये मेटल के साथ आते हैं. और जो स्मॉलर साइज के एनाइंस हैं दे विल फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स विद मेटल. तो एक बात हमें वाज़ेह हो गई कि यहाँ पे जो ग्रुप 1 के कार्बोनेट, नाइट्रेट और बाइकार्बोनेट की बात कर रही है ये कोवेलेंट कंपाउंड होंगे.
अब कोवेलेंट कंपाउंड्स में पोलर कौन सा ज्यादा होगा, कौन सा कम पोलर कोवेलेंट होगा, ज्यादा पोलर कोवेलेंट होगा, तो वो हम लोग एक चीज यहाँ पे स्टडी करते हैं एंड दैट इज पोलराइजिंग पावर। यहाँ पे दो चार चीजें हम लोग यहाँ पे रिलेट करेंगे। एक हमारे पास होती है चार्ज डेंसिटी और एक हमारे पास होती है पोलराइजिंग पावर। ये क्या होती है, जरा एक चीज को समझे। हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, इफेक्टिवनेस की, डेंसिटी की मैं बात करता हूं। आप लोग परफ्यूम लगाते हैं, परफ्यूम, ठीक है, परफ्यूम यूज किया आप लोगों ने, आप एक लिमिटेड स्पेस के अंदर अवेलेबल है, लाइक आप किसी क्लासरूम में है, किसी आप घर के अंदर मौजूद है, किसी डाइनिंग हॉल में मौजूद है, डाइनिंग रूम में है, किचन है, कि कोई ऐसी जगह जहां पे लिमिटेड स्पेस है, वहां पे आप मौजूद हैं, तो जाहिर है उसको जो गैस के मॉलिक्यूल्स है ना, जो एक लिमिटेड स्पेस के अंदर जो गैस के परफ्यूम के वेपर्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पे ज्यादा हैं। वही अगर 30-40 मॉलिक्यूल है तो उनको यही स्पेस अवेलेबल है, लेकिन अगर ओपन एयर में मौजूद है तो वो तो सारी हवा के अंदर उनको सारी स्पेस अवेलेबल है मूव करने के लिए। तो इफेक्टिवनेस कहां पे ज्यादा होगी इसकी, तो हम लोग कहते हैं इफेक्टिव जो हमें स्मेल, हमें जो फील आएगा वो कन्फाइंड स्पेस के अंदर हमें मिलेगा, जो बाउंडेड स्पेस है, लिमिटेड स्पेस है। हालांकि परफ्यूम तो वही है, अमाउंट भी वही है, लेकिन इफेक्टिवनेस कहां पे ज्यादा आ गई, जहां पे लिमिटेड स्पेस होती है वहां पे इफेक्टिवनेस ज्यादा हो गई है। सेम हम लोग यहाँ पे मिसाल जो लेते हैं ना, यहाँ पे मैं कहता हूं मेरे पास कैटाइन होता है, एक कैटाइन। अब एक कैटाइन है, पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव 1 है और स्मॉल स्पेस है, स्मॉल साइज है, लेकिन एक कैटाइन है जिसका स्पेस बहुत ज्यादा है और ये +1 चार्ज है। इस बात का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज इतनी सी जगह पे फैला हुआ, पॉजिटिव चार्ज इतनी सी जगह पे फैला हुआ, लेकिन यहाँ पे हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा जगह पे फैला हुआ। तो इफेक्टिवनेस कहां पे ज्यादा होगी, डेंसिटी कहां पे ज्यादा होगी, तो हम लोग क्या कहते हैं, हमारी जो चार्ज डेंसिटी होती है ना, चार्ज की डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब चार्ज की इफेक्टिवनेस जो होती है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होती है, हम कहते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ कैटाइन। साइज ऑफ कैटाइन के साथ इसका रिलेशन होता है। अब चार्ज तो सेम है, अमाउंट ऑफ चार्ज +1 है, वहां पे +1 है, चार्ज तो सेम है। डेंसिटी की बात जब आएगी उसमें साइज ऑफ कैटाइन को देखेंगे, यहां पे साइज ऑफ कैटाइन कम है लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा है, और साइज का डेंसिटी के साथ इनवर्स रिलेशन हमारे पास है। तो यहां पे कैटाइन का साइज कम है, इसका मतलब मोर डेंसर है, मोर डेंसर है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लेस डेंसर। क्यों, साइज ऑफ कैटाइन के साथ चार्ज डेंसिटी का इनवर्स रिलेशन आ रहा है हमारे पास। तो इसी बात को अगर हम लोग देखें तो हम कहते हैं कि जो स्मॉल साइज वाले हैं उनकी डेंसिटी ज्यादा और लार्जर साइज वालों की डेंसिटी कम। अब बेसिकली जो मैं बात कर रहा हूं चार्ज डेंसिटी की, बेसिकली जो मैं बात कर रहा हूं इफेक्टिवनेस ऑफ द चार्ज की, कि कहां पे किस चीज का इफेक्ट शो करेगा, कौन सा इफेक्ट शो करेगा। मैं आपके सामने यहाँ पे इफेक्ट, यहाँ पे मैं इफेक्ट ऑफ चार्ज में यहाँ पे बताने लगा हूं कि ये जो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे चार्ज ज्यादा इफेक्टिव होगा और यहाँ पे कम इफेक्टिव होगा, क्या कहना चाह रहा हूं मैं बेसिकली, मैं कहता हूं यहाँ पे मेरे पास एक कार्बोनेट है, यहाँ पे मेरे पास एक कार्बोनेट है, ठीक है, ये अब इसका ना वॉल्यूम ये वाला लार्जर साइज का एनाइन है, यहां पे भी मेरे पास एक कार्बोनेट है और सेम इसका भी उतना ही वॉल्यूम है, लेकिन इसके साथ जो मेटल आया हुआ, लेट्स से लिथियम है और लिथियम +1, यहां पे जो मेटल आया हुआ लेट्स से सीजियम, और सीजियम के शेल ज्यादा होते हैं +1। अब जब ये मेटल आमने सामने जब आ जाते हैं ना, तो क्या करेगा, ये वाला चार्ज इसके नेगेटिव आइंस को अपनी तरफ खींचेगा, नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ खींचेगा और इसके पॉजिटिव को धकेल देगा अपोजिट साइड में।
अब इसके अंदर क्या क्रिएट हो गई है, इसके अंदर आ गई जी पोलैरिटी, पोल्स बन गए। एनाइन के अंदर पोल्स बन गए, किसकी वजह से, कैटाइन की वजह से। लिथियम और यहाँ पे सीजियम दिया हुआ, लिथियम का आयन वहां पे पोलैरिटी क्रिएट कर रहा है, सीजियम का आयन वहां पे पोलैरिटी क्रिएट कर रहा है। अब सीजियम का आयन दैट से ये इसने नेगेटिव आयंस को खींच लिया और इसने पॉजिटिव आयंस को यहां पे रिपेल कर दिया। अब कौन ज्यादा खींचेगा नेगेटिव को, सिंपल सी बात है, कौन ज्यादा खींचेगा। लेट्स से इसका न्यूक्लियस है यहाँ पे बाउंडेड, बीच में 6 शेल्स हैं, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे है और एक ही शेल है इसका, कौन सा न्यूक्लियस ज्यादा इफेक्टिव खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, तो हम कहते हैं ये वाला ज्यादा खींचेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज्यादा हमारे पास आ जाएंगे। तो हम कहते हैं जब नेगेटिव चार्ज इस तरफ ज्यादा होंगे तो पॉजिटिव उस तरफ ज्यादा होंगे तो पोलैरिटी ज्यादा होगी। ये न्यूक्लियस है, चार्ज है +1, न्यूक्लियस है, यहाँ पे शेल्स है बहुत ज्यादा, शील्डिंग इफेक्ट तो बहुत ज्यादा होगा। जब शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो ये जो नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा क्या उसी की तरह खींचेगा या ज्यादा या कम खींचेगा, तो हम कहते हैं यहाँ पे कम होगी अट्रैक्शन, यहाँ पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाएगी ये नेगेटिव को खींचने के लिए। तो सिंपल सी बात है, जब यहाँ पे नेगेटिव कम तो वहां पे पॉजिटिव कम, तो कौन सा एनाइन कितना पोलर होगा, ये वाला ज्यादा या ये वाला ज्यादा। तो यहाँ पे हम लोग बात कहते हैं कि ये वाला जो कार्बोनेट है ये मोर पोलर होगा, मोर पोलर, और ये वाला हमारे पास जो है वो लेस पोलर हो जाएगा। तो किसने ज्यादा पोलैरिटी क्रिएट करवाई है, स्मॉल साइज वाले ने या लार्जर साइज वाले ने। तो हम यहां पे बात करते हैं कि लिथियम ने ज्यादा पोलैरिटी क्रिएट की है, हम कहते हैं इसकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा है, मोर पोलराइजिंग पावर। लेकिन यहां पे इसकी पोलैरिटी चूंकि कम क्रिएट करवाई लार्जर साइज वाले ने, तो हम कहते हैं इसकी पोलराइजिंग पावर बहुत कम है। पोलराइजिंग पावर क्या है, बहुत कम है, कम पोलराइजिंग पावर है यहाँ पे। तो देखिए हम लोगों ने एक बात कर दी, देखिए यहाँ पे हम लोग अपना एक ट्रेंड जनरेट करने लगे हैं, हम लोग अपना एक ट्रेंड जनरेट करने लगे हैं, ट्रेंड, और इसी ट्रेंड को ही हम लोग ने समझना है बस पूरे टॉपिक के अंदर, जहां से एमसीक्यू आ जाए पूरे टॉपिक के अंदर आपने ये ट्रेंड जनरेट याद रखने हैं। हम ये बात जो करने लगे हैं ना वो लार्जर साइज के एनाइन के लिए बात करने लगे हैं, ठीक है, लार्जर साइज के एनाइंस के लिए बात करने लगे हैं। इसके लिए ट्रेंड आपने याद रखना है कि देखिए डेंसिटी जो होती है, चार्ज की डेंसिटी, ठीक है, ये किस चीज के बराबर होती है। मैं थोड़ा सा इसको पीछे ले जाता हूं, मैं इसको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं ट्रेंड लिखने लगा हूं अपना ट्रेंड। देखें चार्ज डेंसिटी का किसके बराबर हमारे पास रिलेशन होता है, हम कहते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ कैटाइन। आपने इस बात को याद रखना है। अब साइज ऑफ द कैटाइन, जिसका जितना काम होगा चार्ज डेंसिटी इतना ज्यादा होगी। चार्ज डेंसिटी का इनडायरेक्ट मतलब मैंने बताया इफेक्टिवनेस, ज्यादा पोलैरिटी कौन। तो देखिए स्मॉल साइज वाला ज्यादा पोलैरिटी क्रिएट कर रहा है या लार्जर साइज वाला, तो हम कहते हैं स्मॉल साइज वाले ने ज्यादा पोलैरिटी क्रिएट करवाई है। इसका मतलब ये है कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा, हमने इधर लिखा था ना कि स्मॉल साइज वाला मोर डेंसर है, लार्ज साइज वाला लेस डेंसर है। तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा, स्मॉल साइज की डेंसिटी ज्यादा, उसकी पोलराइजिंग पावर भी ज्यादा। तो हम क्या कहते हैं यहाँ पे, इसका मैं रिलेशन बना लेता हूं कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा, और जिसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा वहां पे जो कंपाउंड बनेगा आयनिक कंपाउंड, उसकी पोलैरिटी ज्यादा। और एक बात याद रखें, पोलैरिटी से बात आती है, पोलैरिटी से मैं आपको एक बेहतरीन किस्म की मिसाल दे देता हूं। पोलैरिटी कहां पे ज्यादा होती है और उसका क्या इफेक्ट होता है रिएक्टिविटी के ऊपर, स्टेबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। मैं आपको मिसाल दूं, आप लोग एक छड़ी ले लेते हैं, एक छड़ी, कोई भी एक दरख्त है उसकी एक छड़ी ले लेते हैं, ठीक है, यहां पे आपने कोई एक छड़ी ले ली, कोई एक जिसमें कोई नोड्स नहीं है, कोई भी स्टिक है, ठीक है, कोई भी आपने एक स्टिक ले ली, छड़ी ले ली, और वहीं पे आपने एक गन्ने का टुकड़ा ले लिया, शुगर केन, आपने
शुगर केन, गन्ने का एक टुकड़ा ले लिया। अब गन्ने का आप देखें ना, गन्ने का जो आपका ना होता है स्टेम होता है ना, गन्ने का जो स्टेम होता है शुगर केन का, उसमें क्या होता है देखिए, उसमें खास खास जगह पे नोड्स बने होते हैं, खास खास जगह पे नोड्स बने होते हैं। अब ये जो नोड्स होते हैं ना बेसिकली, इनको आप समझें कि ये जो नोड होते हैं ना, नोड बेसिकली इसको आप समझें कि ये वो पोलैरिटी है। अब बहुत आसान हो गया हमारे लिए, ये पोलैरिटी है, इसका मतलब ये ज्यादा पोलर है और इसमें पोल नहीं है। किसको तोड़ना आसान होता है? हम कहते हैं गन्ने को यहां से पकड़ा, जिसमें नोड है, नोड से टूट जाएगा आसानी से, लेकिन इसमें पोलैरिटी नहीं है, नोड नहीं है, इसको तोड़ना मुश्किल होगा। इसका मतलब जिसमें पोलैरिटी है उसको तोड़ना आसान, रिएक्टिविटी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम, और जिसके नोड नहीं है, जिसमें पोलैरिटी नहीं है, वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो हम क्या कहते हैं, जिसकी पोलैरिटी ज्यादा, हम कहते हैं उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, जिसकी पोलैरिटी ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, और उसकी स्टेबिलिटी जो हो जाएगी वो कम हो जाएगी। तो ये ट्रेंड जो है ना, ये वाला, इसको आपने पहलू से बांध देना है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये ट्रेंड है हमारे पास, ये वाला। और यही सारे एमसीक्यूज में लगेगा, और आखिर में मैं ट्रिक भी करवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है? आखिर में एमसीक्यू के लिए ट्रिक भी करवा दूंगा, बहुत इजी है, एमसीक्यू को समझना बहुत इजी है इनका, ठीक है? अब यहां पे ना हम लोग अभी इसी ट्रेंड को फॉलो करके हम कार्बोनेट और ये चीजें लिखने लगे हैं। लेट से सबसे पहले मैं बात करता हूं थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स। तो पहला जो ग्रुप 1 की जो मैं बात करने लगा हूं, तो पहला मेरे पास कार्बोनेट क्या होता है, लिथियम का कार्बोनेट। इसको जब हम हीट अप करेंगे, सेम जब मैं सोडियम के कार्बोनेट की बात करता हूं, इसको मैं हीट अप करूंगा, सेम पोटाशियम का कार्बोनेट है, इसको मैं हीट अप करूंगा, सेम मेरे पास रुबिडियम का कार्बोनेट है Rb2CO3, इसको मैं हीट अप करूंगा, और सेम CS2CO3 सीजियम का कार्बोनेट है, मैं इसको हीट अप करूंगा। अब मैं यहां पे प्रोडक्ट बनाऊंगा इनके, ठीक है, प्रोडक्ट बनाऊंगा इनके। सेम मेरे पास नेक्स्ट है नाइट्रेट, इसमें मेरे पास आ रहा है लिथियम का नाइट्रेट, लिथियम का, उसके बाद मेरे पास सोडियम का नाइट्रेट है, उसके बाद मेरे पास पोटाशियम का नाइट्रेट है KNO3, उसके बाद मेरे पास रुबिडियम का नाइट्रेट है, और सेम मेरे पास आ रहा है सीजियम का नाइट्रेट, इसको मैं हीट अप करूंगा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आ रही है, नेक्स्ट दीज आर बाइकार्बोनेट्स। अब बाइकार्बोनेट में जब बात करता हूं तो लिथियम का बाइकार्बोनेट LiHCO3, इसी तरह सोडियम का बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये वाला। इसी तरह मेरे पास नेक्स्ट है सॉरी यहाँ पे पोटाशियम का नाइट्रेट मेरे पास आ रहा है KHCO3 बाइकार्बोनेट, या इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट कह रहे हैं, RbHCO3, सेम मेरे पास CSHCO3, इसकी बात। अब जरा देखें, बात वही आ रही है, देखिए साइड ऑफ द कैटायन मेन चीज है, एनाइन सेम है इन सब के साथ, यहां पे इन सब के साथ कार्बोनेट एनाइन सेम है, यहां पे नाइट्रेट सबके साथ सेम है, और यहां पे बाइकार्बोनेट सबके साथ सेम है। लेकिन हमने किसको देखना है, हमने देखना है साथ वाले मेटल एटम को, हमने देखना है मेटल एटम को कि मेटल एटम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो हमें ये चीज तो पता है ना कि लिथियम के 2 शेल्स होते हैं, ये चीज आपने याद रखनी है कि लिथियम के 2 शेल्स होते हैं, स्मॉल साइज है, सोडियम तो लार्ज, पोटाशियम और लार्ज, रुबिडियम इससे ज्यादा और सीजियम सबसे ज्यादा लार्ज होता है। साइड ऑफ द कैटायन क्या होता जा रहा है, डाउन द ग्रुप बढ़ता जा रहा है। तो एक बात याद रखें, हमने अभी पढ़ा कि अमाउंट ऑफ चार्ज सबका सेम है, याद रखें यहाँ पे लिथियम +1, यहाँ पे सोडियम +1, रुबिडियम सॉरी पोटाशियम रुबिडियम +1, सीजियम भी +1 है, चार्ज सबका सेम है, अमाउंट ऑफ चार्ज, लेकिन साइड ऑफ द कैटायन क्या होता जा रहा है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता जा रहा है। अब मैं वाला साइड ऑफ कैटायन बढ़ेगा तो चार्ज डेंसिटी कम होगी, इनवर्स रिलेशन है, साइड ऑफ द कैटायन बढ़ेगा
तो चार्ज डेंसिटी कम। अब आगे आसान हो गया, चार्ज डेंसिटी कम हो रही है तो पोलराइजिंग पावर भी कम होगी, पोलराइजिंग पावर भी कम होगी, पोलराइजिंग पावर कम तो पोलैरिटी भी कम। क्या मतलब, ये वाला हमारे पास जो है ना, ये वाला हम कहते हैं ये मोस्ट पोलर होगा, और ये वाला जो हमारे पास है बच्चे, दिस विल बी लीस्ट पोलर। सेम इन सबका, ये वाला मोस्ट पोलर और ये वाला लीस्ट पोलर, ये वाला सेम उसी तरह। साइड ऑफ का टाइम बढ़ता जा रहा है तो पोलैरिटी कम होती जाएगी, तो ये वाला हमारे पास हम कहते हैं मोस्ट पोलर है, तो ये वाला हमारे पास जो होगा दिस विल बी लीस्ट पोलर। और हमने अभी अभी पढ़ा कि जिसकी पोलैरिटी जितना ज्यादा एक्टिविटी उतना ज्यादा स्टेबिलिटी कम। इसका मतलब ये वाला लीस्ट स्टेबल होगा, लिथियम वाला लीस्ट स्टेबल होगा। ये वाला भी हमारे पास लीस्ट स्टेबल होगा और ये वाले हमारे पास मोस्ट स्टेबल हो जाएंगे। अब जब इनको हीट अप करते हैं तो क्या इफेक्ट आता है इनके ऊपर। लिथियम का जो कार्बोनेट है ना, ये वाला खैर इतना अनस्टेबल ये भी नहीं होता, स्टेबल होता है। जब इसको हीट अप करते हैं ना, हीट अप, ठीक है, तो ये टूट जाता है। लिथियम को ऑक्साइड, देखिए Li2 तो है हमारे पास, एक ऑक्सीजन यहां से निकल के इनके साथ आ गया तो पीछे एक ऑक्सीजन कम हो गया तो पीछे हमारे पास बन गया CO2। लेकिन बाकी जो है वो डिसोसिएट नहीं होते हैं। ये भी कितने टेम्परेचर पे जाके डिसोसिएट होता है, हम लोग कहते हैं ये हमारे पास 800 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके हमारे पास डिसोसिएट होता है 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके। मतलब इतना स्टेबल ये भी नहीं है। लेकिन डाउन द ग्रुप क्या होते जाते हैं, डाउन द ग्रुप मोर स्टेबल होते जाते हैं। इसका मतलब बाकी वाला डिसोसिएट नहीं होते। तो कार्बोनेट वाला ट्रेंड हमारा कंप्लीट हो गया कि देखिए साइड ऑफ द टाइम बढ़ता जा रहा है तो डेंसिटी कम तो पोलराइजिंग पावर कम, पोलराइजिंग पावर कम तो पोलैरिटी कम, पोलैरिटी कम तो रिएक्टिविटी कम, रिएक्टिविटी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। इनवर्स रिलेशन हो गया। तो डाउन द ग्रुप स्टेबल होते जाते हैं। सेम बात करते हैं बच्चे लिथियम नाइट्रेट की। जब इसको तोड़ते हैं ना लिथियम नाइट्रेट को, तो ये मुकम्मल तौर पे टूट जाता है। ये कैसे मुकम्मल तौर पे डिसोसिएट हो जाएगा, ये बना देगा लिथियम का ऑक्साइड, एक तो चीज बना देगा लिथियम का ऑक्साइड, साथ में बना देगा NO2 और साथ में बना देगा O2। अब कैसे डिसोसिएट होता है हमारे पास, अगर हम इसकी बात कर लें, यहाँ पे 4 लिथियम के ले लें तो यहाँ पे 2 हमारे पास ये बनेंगे और 4 हमारे पास ये बनेंगे और एक ये O2 बनेगा। और इस तरीके से लिथियम वाला तो मुकम्मल तौर पे डिसोसिएट हो जाता है, क्योंकि हमने कहा ये लीस्ट स्टेबल है, डिसोसिएट होगा मुकम्मल तौर पे। लिथियम ऑक्साइड, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और बाद में हमारे पास क्या बना रहेगा O2। लेकिन बाकी जितने भी हैं ये 2 चीजों में डिसोसिएट होते हैं। कौन कौन सी 2 चीजें, हम कहते हैं ये हमारे पास जो है ना, ये बन जाएंगे नाइट्राइड। देखिए NO3 से ये कन्वर्ट हो जाते हैं NO2 के अंदर और साथ में O2 बनाते हैं। ये भी पोटेशियम जो है ये बना देगा पोटेशियम का नाइट्राइड और साथ में O2। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दें और यहाँ पे भी 2 लगा दें। इस तरीके से सेम ये भी हमारे पास क्या बना देगा, रुबिडियम का नाइट्राइड और साथ में O2। तो एक बात हमें क्लियर हुई कि कार्बोनेट सिर्फ एक टूटता है लिथियम का, बाकी कोई डिसोसिएट नहीं होते हैं। कार्बोनेट सिर्फ एक टूटता है लिथियम वाला, बाकी डिसोसिएट नहीं होते, वो भी 800 से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड जाके। लेकिन नाइट्रेट जो है लिथियम का मुकम्मल तौर पे होता है, बाकी भी स्टेबल नहीं होते, बाकी भी टूट जाते हैं, लेकिन जाहिर है उसकी निस्बत ये ज्यादा टेम्परेचर पे टूटेंगे तो स्टेबल नहीं होते ये वाले, ठीक है, उनके निस्बत इतने स्टेबल नहीं होते नाइट्रेट के वाले। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हम कहते हैं नाइट्रेट आर ब्रोकन डाउन इनटू नाइट्राइट, नाइट्राइट एंड ऑक्सीजन गैस। लेकिन बाइकार्बोनेट की बात आती है ना, बाइकार्बोनेट की, तो लिथियम का जो बाइकार्बोनेट है ये मुकम्मल तौर पे डिसोसिएट हो जाएगा। लिथियम का ऑक्साइड साथ में क्या बनाएगा, CO2 और साथ में बना लेगा वाटर। यहां पे हमें 2 लिथियम बाइकार्बोनेट लेने पड़ेंगे, ये टूट जाते हैं इस तरीके से हमारे पास, ठीक है।
लेकिन बाकी जितने भी है ना वो भी इतने स्टेबल नहीं होते, टूटते हैं लेकिन मुकम्मल तौर पे नहीं टूटते हैं। जाहिर है हमारे पास कोई एक सोल्यूशन है, ठीक है, कोई एक सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में हमारे पास मौजूद है बाइकार्बोनेट। अगर हम इसको सेपरेट करना चाहेंगे, हम कहते हैं जी इसको टेम्परेचर देके सेपरेट करें जी बाइकार्बोनेट को, तो बाइकार्बोनेट सेपरेट नहीं होते इनके, बल्कि वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, बाइकार्बोनेट जो होते हैं ना ये वाले, ये बाइकार्बोनेट कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। Na2CO3 बन जाएगा, साथ में CO2 रिलीज होती है और साथ में हमारे पास वाटर रिलीज होता है। सेम इसका भी ऐसा ही है, पोटाशियम का कार्बोनेट बन जाएगा, साथ में CO2, साथ में वाटर। सेम रोडियम का कार्बोनेट बन जाएगा, CO2 बन जाएगी और साथ में हमारे पास वाटर। तो आपने एक बात याद रखनी है, इनके ट्रेंड्स के ऊपर हम बात करते हैं कि डाउन द ग्रुप स्टेबल होते जाते हैं, चूंकि लार्जर साइज के एनाइन, ये बात याद रखनी है। हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड ये वाले नहीं, सल्फाइड, ऑक्साइड इनकी बात नहीं, कार्बोनेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, सल्फेट इनकी बात कर रहा हूं। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो ये स्टेबल होते जाते हैं। इसका मतलब लिथियम वाला जो सबसे टॉप पे है वो सबसे अनस्टेबल होगा हमारे पास, सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा हमारे पास, ठीक है। लेकिन जो डाउन द ग्रुप है स्टेबल हो जाते हैं। अब कार्बोनेट की बात करेंगे तो सिर्फ एक टूटेगा, बाकी डिसोसिएट नहीं होते हैं। नाइट्रेट की बात करें तो लिथियम वाला मुकम्मल तौर पे लिथियम ऑक्साइड NO2 और साथ में H2O बनाएगा, सॉरी O2 बनाएगा। लेकिन बाकी जितने भी नाइट्रेट्स हैं ग्रुप 1 के, वो नाइट्रेट इनटू नाइट्राइड कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन बाइकार्बोनेट लिथियम का मुकम्मल तौर पे डिसोसिएट होगा, CO2 साथ में लिथियम ऑक्साइड साथ में CO2 साथ में वाटर। लेकिन बाकी जितने भी हैं बाइकार्बोनेट वो डिसोसिएट होके हमारे पास कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इनसे एक बात वाज़ेह हुई है कि इन सब में से आपस में अगर बात करें तो कार्बोनेट ज्यादा स्टेबल होते हैं, कार्बोनेट ज्यादा, यही वजह होती है कि बाइकार्बोनेट कन्वर्ट हो गए कार्बोनेट के अंदर। तो जी इसको जरा नोट कर ले, मैं आपको एक ट्रिक करवा देता हूं, मैं वो साइड साफ कर दूंगा यहाँ पे, आप नोट कर लें इसको जरा 1 मिनट के लिए। अच्छा बच्चे ट्रिक करने लगे हम लोग। ट्रिक क्या होगी, ट्रिक फॉर MCQ। देखिए ये वाला जो ट्रिक है ना, ये लास्ट ईयर MDCAT का एक MCQ भी आया था और आप आसानी से कर सकते हैं यहां से। ट्रिक फॉर MCQ बच्चे आपने एक बात याद रखनी है कि एनाइन और कैटाइन के बीच में रेडियस का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी कम होगी, स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। बस आपने ये वाला जुमला याद रखना है, बस रेडियस डिफरेंस जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतना कम होगी, रेडियस डिफरेंस जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतना कम होगी। अब एक बात याद रखनी है, मैं कहता हूं मेरे पास लार्जर साइज का एनाइन है, यहां पे सल्फेट है, कार्बोनेट है, जो भी है, और यहां पे मेरे पास है लिथियम, और वहीं पे लार्जर साइज का एनाइन है मेरे पास, और यहां पे मेरे पास है सीजियम। तो रेडियस का डिफरेंस जरा देखें, इसका रेडियस और इसका रेडियस गैप कहां पे ज्यादा, यहां पे इन दोनों में रेडियस का डिफरेंस ज्यादा है या इन दोनों में रेडियस का डिफरेंस ज्यादा है। तो हम लोग क्या कहते हैं, यहां पे ज्यादा डिफरेंस है, इसका और इसका रेडियस गैप बहुत ज्यादा है, हम कहते हैं मोर रेडियस गैप या डिफरेंस बिटवीन एनाइन एंड कैटाइन। लेकिन इन दोनों में क्या है हमारे पास, लेस रेडियस डिफरेंस, यहां पे रेडियस का डिफरेंस कम है। तो मैंने क्या लिखा, रेडियस का डिफरेंस जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतना कम। तो देखिए इन दोनों में, देखिए लिथियम की मैं बात करूं तो लिथियम सबसे स्मॉलेस्ट है, साथ में कार्बोनेट है, और सीजियम सबसे लार्जेस्ट है, साथ में कार्बोनेट है। तो देखिए लिथियम और यहां पे सीजियम, तो डिफरेंस यहां पे इतना ज्यादा नहीं है, मतलब कंपेरेबल रेडियस है, यहां पे डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो टॉप टू बॉटम रेडियस डिफरेंस कम होता जा रहा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती जाएगी। बस आपने ये पॉइंट याद रखना है, रेडियस डिफरेंस कम होता जाएगा स्टेबिलिटी ज्यादा होती जाएगी। बस आपने ये वाला पॉइंट याद रखना है। होप सो आपको कुछ समझ आया होगा। लेक्चर अगर समझ आया तो लाजमी मुझे लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये वीडियो मिल जाए, उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए साथ साथ। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ अभी तक तो वो भी कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना है मुझे बहुत सारा।